नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेपाल की। वहाँ हाल में जो बड़ी उथल-पुथल हुई उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, ये सब शुरू हुआ एक सोशल मीडिया बैन से, लेकिन बात सिर्फ उतनी नहीं रही। बिल्कुल, ये मामला बहुत जल्दी एक बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं इस पर। जी। तो आज कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है उसे निकालें और समझे कि आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे आप कह सकते तकनीक, युवाओं की उम्मीदें और जो सालों का दबा हुआ गुस्सा है वो मिलकर कैसे एक विस्फोटक स्थिति बना सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं को समझें, उनके कारण और नतीजों को देखें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसने ये सब शुरू किया। नेपाली सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स मतलब ट्विटर, ऐसे करीब 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। और जैसा पता चल रहा है, ये फैसला देश के युवाओं को, खासकर जेनजी को, बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये सिर्फ कुछ ऐप्स बंद होने की बात नहीं थी, उन्होंने इसे सीधे सीधे सेंसरशिप माना। अच्छा। हाँ, अपनी आवाज दबाने की कोशिश, बोलने की आजादी पर हमला, और ये उस गुस्से से भी जुड़ गया जो देश में पहले से था। किस तरह का गुस्सा? मतलब पहले से क्या चल रहा था? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर कुछ खास लोगों को जो फायदे मिलते हैं, मतलब भाई भतीजावाद, वो सब। और सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी। ये मुद्दे पहले से ही सुलग रहे थे। ये बैन तो बस आप कह सकते हैं उस आग को भड़काने वाला काम कर गया। अच्छा, तो मतलब ये गुस्सा एकदम से पैदा नहीं हुआ, जमीन पहले से तैयार थी। हाँ, बिल्कुल। सरकार के काम करने के तरीके, पारदर्शिता की कमी, मौके ना मिलना, इन सब को लेकर एक बेचैनी तो थी ही। ये बैन बस एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। और फिर इस विरोध की कमान संभाली युवा पीढ़ी ने, जेनजी ने। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आप कह रही थी, कि उन्होंने उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया। हाँ। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हाँ, इन्हीं पर लोगों को इकट्ठा किया, अपनी बात फैलाई। ये अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? ये दिखाता है कि ये पीढ़ी डिजिटल दुनिया को कितनी अच्छी तरह समझती है और कैसे वो सिस्टम के ही टूल्स को सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने इन मंचों से सिर्फ भीड़ नहीं जुटाई, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही, बदलाव की मांग, इन सब को आवाज दी। ये विरोध का एक नया तरीका था। लेकिन ये सब शांति से नहीं हुआ। 8 सितंबर को काठमांडू में, खासकर संसद भवन के पास, हालात काफी बिगड़ गए। हाँ, वो दिन बहुत दुखद रहा। जो खबरें आईं उनके मुताबिक सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में सीधी टक्कर हुई। और चिंता की बात यह है कि रिपोर्ट्स में कहा गया कि असली गोलियां चलाई गई, रबर बुलेट। शुरुआती आंकड़े बता रहे थे कि अकेले काठमांडू में कम से कम 17 प्रदर्शनकारी मारे गए। जी, और देश के दूसरे हिस्सों से भी 2 और मौतों की खबर थी। कुल मिलाकर कम से कम 19 जानें गई। और जो बात दिल दहला देती है वो ये कि मरने वालों में कई छात्र थे, कुछ तो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थे। हाँ, ये बहुत ही विचलित करने वाली बात थी। जब बच्चे, स्कूली छात्र इस तरह हिंसा का शिकार होते हैं तो ये पूरे समाज के लिए एक सदमे जैसा होता है। ये प्रशासन पर तो सवाल उठाता ही है, पर ये भी दिखाता है कि हालात कितने बेकाबू हो गए थे। इस हिंसा के बाद तो गुस्सा और भड़का होगा। जाहिर है, अगले ही दिन 9 सितंबर को प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सीधे सत्ता के प्रतीकों पर फूटा। मतलब ये कि रिपोर्ट्स के मुताबिक गुस्साई भीड़ ने कई अहम सरकारी इमारतों पर हमला किया, उनमें आग लगा दी। किन इमारतों पर? इसमें संसद भवन था, जो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, प्रधानमंत्री दफ्तर, राष्ट्रपति निवास। बाप रे। हाँ, ये अभूतपूर्व था। ये सीधे तौर पर सत्ता को चुनौती थी। और क्या ये सिर्फ इमारतों तक ही सीमित रहा? नहीं, जानकारी ये भी है कि कई मंत्रियों के घरों को भी निशाना बनाया गया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर भी शामिल था। इस लेवल का गुस्सा और टारगेटेड हमला नेपाल के हाल के इतिहास में शायद ही देखा गया हो। ये दिखाता है कि लोग कितने हताश और नाराज थे। इतना सब होने के बाद तो सरकार पर जबरदस्त दबाव पड़ा होगा। क्या हुआ फिर? दबाव बहुत ज्यादा था। सड़कों पर हिंसा, अराजकता, सरकार पर से भरोसा उठना। इसी माहौल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को ही इस्तीफा दे दिया। अच्छा, उसी दिन? हाँ, सरकार टिक नहीं पारी। और वो सोशल मीडिया बैन जिसने सब शुरू किया था, वो भी वापस लेना पड़ा।
इतनी हिंसा और लोगों के गुस्से के बाद और सरकार गिरने के बाद उस बैन को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं था। तो एक तरह से प्रदर्शनकारियों की मांग मान ली गई। हाँ, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। मौतों का आंकड़ा भी बाद में बढ़ा शायद। हाँ, दुखद है, लेकिन बढ़ा। 12 सितंबर तक जो जानकारी आई उसके हिसाब से करीब 34 लोगों की मौत कंफर्म हुई थी। 34? जी, इसमें 31 प्रदर्शनकारी थे और 3 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे, और घायलों की संख्या तो 1300 से भी ज्यादा बताई गई। ओह, ये तो बहुत बड़ा मानवीय संकट है। बिल्कुल, हर आंकड़ा एक कहानी है, एक परिवार का दुख है। और इस अराजकता के बीच एक और खतरनाक बात हुई, जेलों से कैदी भाग गए। हाँ, ये भी एक बहुत चिंताजनक पहलू सामने आया। रिपोर्ट्स थीं कि इस उथल-पुथल के दौरान जब सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, तो 12,000 से ज्यादा कैदी अलग-अलग जेलों से भाग निकले। 12,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी, और इसने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। एक तो पहले से हालात खराब थे, ऊपर से इतने कैदियों का बाहर आ जाना। हाँ, ये तो कानून व्यवस्था के लिए एक और बड़ा चैलेंज बन गया होगा। बिल्कुल। समाज में असुरक्षा बढ़ी होगी, और आगे के लिए भी ये एक बड़ी चिंता है कि इनमें कितने गंभीर अपराधी थे और उनका क्या होगा। ये दिखाता है कि कैसे एक राजनीतिक संकट कितनी जल्दी एक सामाजिक और सुरक्षा संकट बन जाता है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो फिर देश को कौन चला रहा था? कोई नया नेता सामने आया? यहीं पर मामला और फंस गया। ओली के इस्तीफे के बाद कोई क्लियर उत्तराधिकारी या विकल्प एकदम से सामने नहीं आया। अच्छा। हाँ, इससे देश में एक लीडरशिप वैक्यूम, मतलब नेतृत्व का खालीपन पैदा हो गया। सरकार थी नहीं और उसकी जगह कौन लेगा ये साफ नहीं था। तो क्या आंदोलन किसी एक नेता के पीछे एकजुट हुआ? ऐसा नहीं हुआ। शायद ये आंदोलन की प्रकृति ऐसी थी। जानकारी यही है कि विरोध किसी एक नेता के बजाय कई अलग अलग चेहरों के इर्द गिर्द बटा रहा। जैसे कौन? कुछ राष्ट्रीय स्तर के नाम उभरे, जैसे पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की या कुलमान गिसिंग, जिनकी छवि काफी साफ मानी जाती है। हाँ, कुलमान गिसिंग का नाम तो सुना है, बिजली वाले मामले में। जी। और कुछ स्थानीय नेता भी काफी पॉपुलर हुए, जैसे काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह और धरान के मेयर हरका संपांग। तो आंदोलन काफी बिखरा हुआ था। शायद किसी एक सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता की कमी भी थी। इस आंदोलन में एक और चीज ध्यान देने लायक थी, वो सफाई अभियान। ZZ के प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में सफाई की, ऐसी खबरें भी थीं। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू था। एक तरफ हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें, दूसरी तरफ कुछ युवा सड़कों पर झाड़ू लगा रहे थे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? शायद ये दिखाने की कोशिश थी कि वो सिर्फ विरोध नहीं कर रहे, बल्कि एक बेहतर समाज, एक साफ सुथरे शहर की जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं। मतलब अपनी इमेज को सिर्फ विद्रोही तक नहीं रखना चाहते थे। लेकिन क्या सबने इसे ऐसे ही देखा? नहीं, यही तो बात है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि कुछ लोगों ने इस पर शक जताया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ दिखावा है, मीडिया के लिए किया जा रहा है, स्टेज्ड है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि संकट के समय हर चीज को शक की नजर से देखा जाता है। जमीनी स्तर की कोशिशों की भी अलग-अलग व्याख्याएं होती हैं। तो अब क्या स्थिति है नेपाल में? फिलहाल क्या चल रहा है? क्या शांति बहाली की तरफ कुछ हो रहा है? देखिए, ताज़ा जानकारी यही है कि स्थिति अभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। सेना अभी भी कई जगह कर्फ्यू लगाए हुए हैं। मतलब तनाव अभी भी है? हाँ, बिल्कुल। हाल में हुई गोलीबारी की घटनाओं की निंदा भी हुई है। मतलब छिटपुट हिंसा का डर अभी भी है। लेकिन हाँ, राजनीतिक स्तर पर कोशिशें शुरू हुई हैं। किस तरह की कोशिश है? एक केयरटेकर सरकार बनाने और जल्दी चुनाव कराने को लेकर बातचीत चल रही है अलग अलग पार्टियों के बीच। लेकिन क्या ये आसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनौतियां बहुत हैं। नेतृत्व का संकट अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। पार्टियों में मतभेद है। जनता और सिस्टम के बीच भरोसे की बहुत कमी है। तो एक स्थिर समाधान तक पहुंचना आसान नहीं होगा। आगे क्या होता है ये देखना होगा। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को समेटें, एक सोशल मीडिया बैन ने चिंगारी का काम किया, जिससे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर पहले से जमा गुस्सा भड़क उठा। हाँ। जेन जी ने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर विरोध को लीड किया। हाँ। लेकिन विरोध हिंसक हो गया, कई जाने गईं, जिनमें छात्र भी थे। हाँ। फिर सरकारी इमारतों और घरों में आगजनी हुई। जी। दबाव में सरकार गिर गई, बैन हटा लिया गया। लेकिन देश एक बड़े मानवीय और सुरक्षा संकट में फंस गया। साथ ही नेतृत्व का संकट भी खड़ा हो गया। बिल्कुल। और इसमें युवाओं का तकनीक का इस्तेमाल, उनकी जमीनी सक्रियता और उस पर उठते सवाल, ये सब बहुत अहम पहलू है। ये पूरा मामला एक केस स्टडी जैसा है कि कैसे डिजिटल दुनिया की एक घटना असल दुनिया में इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकती है। खासकर तब जब समाज में पहले से गहरी दरारें मौजूद हों। हाँ, बिल्कुल।
ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल तो मन में आता ही है। ये जब पारंपरिक राजनीतिक सिस्टम इस तरह से फेल होता दिखता है या लोगों का भरोसा खो देता है, तो ये जो नए तरीके हैं युवाओं का तकनीक के जरिए जुटना, नागरिक जिम्मेदारी दिखाना, इनका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक संकट के समय की प्रतिक्रिया है जो हालात सुधरते ही खत्म हो जाएगी, या फिर हम नेपाल में राजनीति और लोगों की भागीदारी के भविष्य में किसी गहरे स्थायी बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं, जहां तकनीक और युवा मिलकर राजनीति की दिशा तय करेंगे? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर नजर बनाए रखना जरूरी है।